शुरू करे थे लास्ट वीडियो में, वो थी आपके CITS की यूनिट नंबर 5, दैट इज इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड फैसिलिटेट लर्निंग। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या था, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, 7C ऑफ कम्युनिकेशन और लर्निंग प्रोसेस, और माफ कीजिएगा लिसनिंग प्रोसेस। इन सारी बातों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम इस यूनिट से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कितने टाइप के इंस्ट्रक्शनल मीडिया होते हैं, इन मीडिया की इफेक्टिवनेस को अगर किसी ऑर्डर में सेट करा जाए तो क्या होता है, कौन सा मीडिया सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा, और माइक्रो टीचिंग क्या होती है। तो ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, डेल का अनुभव शंकु। एडगर डेल एक शिक्षाविद थे जिन्होंने क्या करा था, सबसे पहले ये अटेम्प्ट किया था कि ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं उनको उनकी प्रभाविता या वो कितने प्रभावी होते हैं उसके क्रम में उन्हें कैसे सेट किया जाए। तो ये इनका पहला अटेम्प्ट था, ये सबसे पहला अटेम्प्ट था इवन ओवरऑल। सो डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस इज ए मॉडल दैट इनकॉर्पोरेट्स सेवरल थ्योरीज रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शन डिजाइन एंड लर्निंग प्रोसेस। मतलब इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन और लर्निंग प्रोसेस की बहुत सारी थ्योरीज को सम्मिलित होती हैं इस डेल कोन एक्सपीरियंस में। इसका मैं पहले बता चुका हूँ आगे आपको कि अर्लीस्ट अटेम्प्ट था ये क्लासिफाई करने का ऑडियो विजुअल एड्स को उनकी इफेक्टिवनेस के बेसिस पे। ऑल टीचिंग एक्सपीरियंस विच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर क्लासरूम टीचिंग आर शोन बाय एडगर डेल इन ए पिक्टोरियल डिवाइस विच इज टर्म्ड एज कोन ऑफ एक्सपीरियंस। तो इन्होंने बताया जितना भी टीचिंग एक्सपीरियंस है जो कि यूटिलाइज्ड होता है क्लासरूम टीचिंग के लिए, वो एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में एक कोन के फॉर्म में या एक पिरामिड के फॉर्म में, 2D में हम बोलेंगे, एक कोन के फॉर्म में उसको दिखाया जा सकता है, जिसे हम लोग कोन ऑफ एक्सपीरियंस बोलते हैं। एक शंकु के फॉर्म में उसे दिखा सकते हैं जिसे हम अनुभव का शंकु कहा जाता है। तो एडगर डेल जी ने क्या बताया, जैसे कि यहाँ पर जो एक्सपीरियंस लिखा हुआ है कि ऑल टीचिंग एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस में क्या होगा कि जितना इंस्ट्रक्शनल मीडिया होता है, माफ कीजिएगा इंस्ट्रक्शन मीडियाज होते हैं, अगर उन मीडियाज को हम अपनी टीचिंग में यूज करते हैं तो दैट बिकम ए एक्सपीरियंस, जिससे ट्रेनी की लर्निंग होती है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दैट ट्रेनी का बिहेवियर चेंज होगा, मतलब लर्निंग प्रोसेस होगी। इसीलिए उन्हें एक्सपीरियंस का नाम भी दिया गया है, उसे अनुभव का नाम भी दिया गया है। तो आइए देखते हैं कोन ऑफ एक्सपीरियंस क्या था। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एक कोन बना हुआ है, ठीक है, और इसके बॉटम से लेकर टॉप तक कुछ यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं। जो बॉटम लेवल होता है इसका, जहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस, मतलब ये प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है, तो ये जो प्रत्यक्ष अनुभव है, ये वाला जो पॉइंट है शंकु का बॉटम, ये सबसे ठोस है, ये सबसे कॉन्क्रीट है, सबसे ज़्यादा मूर्त है। और जैसे जैसे हम ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम यहाँ से ये ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ते जाते हैं, ये एब्स्ट्रैक्टनेस बढ़ती जाती है। मतलब ये जो वर्बल सिंबल होते हैं ये सबसे ज़्यादा होते हैं अमूर्त, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अमूर्त और इंग्लिश में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हमको सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात है कि इन्होंने क्या करा था, जितने भी हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस, माफ़ कीजिएगा, जितने भी हमारे इंस्ट्रक्शन मीडियाज थे उनको क्या करा था, एक ऑर्डर में सेट करा था। उनकी इफेक्टिवनेस के बेसिस पर इन्होंने शंकु का जो बॉटम था उस पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा मजबूत एक्सपीरियंस रखा, और जैसे जैसे शंकु में ऊपर जाते हैं उनकी मजबूती कम होती जाती है। अब ये जो इन्होंने बोला कि शंकु में हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो मूर्त से अमूर्त की तरफ, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ रहा है, किस बेसिस पर? तो वो इस बेसिस पे बढ़ता है कि जितनी ज़्यादा आपकी इंद्रियां, जितनी ज़्यादा आपकी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं लर्निंग में, वो उतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो एक्सपीरियंस उतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं इन सारे एक्सपीरियंसेस को। पहला है डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस, जो सबसे बॉटम पर आप देख सकते हैं, मतलब प्रत्यक्ष, प्रभावी या उपयोग होने वाले अनुभव। तो प्रत्यक्ष अनुभव की सीधी सी बात करूं तो ये बोलता है कि आप किसी भी काम को सीखने के लिए सीधा उस काम को करने
पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप एक एग्जांपल लेते हैं इसको इस तरीके से कि मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, आप लोग हैं जैसे पास आउट होते हैं, आईटीआई करते हैं या सीआईटीएस करते हैं और किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर आपको क्या बना दिया जाता है, आपको ट्रेनी बना दिया जाता है ना, ग्रेजुएट ट्रेनी बना दीजिए, मान लीजिए कि स्किल्ड ट्रेनी आपको बनाना है तो कुछ टाइम आपको ट्रेनिंग पे रख दिया जाता है और उस ट्रेनिंग में आपसे जो रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है, जो रियल टाइम जॉब बनाना होते हैं, जो रियल टाइम काम करना होता है, वो आपसे कराया जाता है। उस समय जो आपकी लर्निंग होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, उस समय जो आप सीखते हैं सबसे ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि इस समय पर आपकी सारी सेंसेस, सबसे ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं। इसीलिए डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। इसके बाद होता है कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस, मतलब अप्रत्यक्ष अनुभव। अब अप्रत्यक्ष अनुभव वो अनुभव होंगे जो कि मान लीजिए हम अपने आईटीआई में कर रहे हैं। जब आप आईटीआई कर रहे थे तो आप कुछ जॉब बनाते थे, आप कुछ प्रैक्टिस करते थे, है ना, आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स दी जाती थी कि इस तरीके का आपको जॉब छोटे छोटे फॉर्म में बनाए जाते थे। वो क्या था, वो एक्चुअल प्रैक्टिस नहीं है। जब आप इंडस्ट्री में जाते हो तो आपको जैसा जॉब आप आईटीआई में अपनी वर्कशॉप में बनाते हैं वैसा आपको वहाँ नहीं मिलेगा, वो कुछ डिफरेंट होगा, बट समवॉट वो बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है उस चीज़ के कि आप अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं उसमें, आपकी इंद्रियां इन्वॉल्व हो रही हैं, आपकी आइज इन्वॉल्व होती है, आप अपने हाथ पैरों को इन्वॉल्व करते हैं, आप अपने ईयर, आप अपना बैलेंस, सभी चीज़ों को इन्वॉल्व कर कर एक जॉब को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस से तो वो प्रभावी नहीं है उतना, लेकिन उससे थोड़ा सा कम है और इसीलिए इसे शंकु के सेकंड लेवल पे रखा गया है। ऊपर और बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पर आता है ड्रामेटिक पार्टिसिपेशन, मतलब नाटकीय, किसी नाटक में आपका पार्टिसिपेट करना, मतलब एक तरीके से ये रोल प्लेइंग की बात कर रहा है। आप रोल प्लेइंग करके भी सीखते हैं। तो जब आपको वहां पर कोई ऐसी सिचुएशन दिया है कि आप उसको डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस की तरह भी नहीं है, कंट्राइव्ड भी नहीं है, बट आप वहाँ एक रोल प्ले कर रहे हैं, उस चीज़ का जो आपको एक्सपोजर मिलना चाहिए वो आपकी प्रेजेंस से मिल रहा है। आपकी प्रेजेंस होने के कारण आपकी इंद्रियां ज़्यादा इन्वॉल्व ज़्यादा होंगी तो आप ज़्यादा सीखेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मीडिया बन जाता है। इसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है, आप सभी को पता है डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, प्रदर्शन करना। जब किसी जॉब को आपको, मान लीजिए आप सीआईटीएस में इंस्ट्रक्टर बन जाएंगे, आप बताएंगे तो किस तरीके से जॉब को करना है, कैसे इस जॉब को परफॉर्म करना है, क्या क्या इसमें सावधानियां करना है, सारा दिखाया जाता है और स्टूडेंट्स उसे ऑब्जर्व करते हैं, आपके साथ पार्टिसिपेट करते हैं, इमिटेट करते हैं। ठीक है, तो ये इमिटेट करना, तो ये डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस, माफ कीजिएगा, कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस में आते जा रहा है। और जब ये डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा रहा है तो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन का प्रोसेस है ये इसीलिए चौथे नंबर पर यहाँ पर रखा गया है कि ये भी एक प्रभावी मीडिया हो जाता है टीचिंग का। इवन दो डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा प्रभावी था, जो सबसे हमने नीचे बात करी थी, लेकिन जब आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, किसी को बताते हैं कि जॉब को किस तरीके से करना है और आप उसे वो चीज़ कर कर दिखाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है, इसीलिए इसे चौथे नंबर पर रखा गया है डेमोन्स्ट्रेशन को। इसके बाद आता है फील्ड ट्रिप्स। फील्ड ट्रिप्स में क्या होती है कि भाई आपको कुछ यात्राएं कराई जा रही हैं, आपको कंपनी में विजिट कराई जा रही है ना, जैसे आपको जीएसपी में ले जाकर विजिट कराया गया था। तो ऐसी जगहों पर क्या होता है, आप वहाँ जाते हैं और आपको उन चीज़ों के बारे में एक मोटा मोटा नॉलेज भी दिया गया था जैसे, तो इसकी हेल्प से भी जो लर्निंग होती है वो बहुत इफेक्टिव होती है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं। इवन दो आप डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं करते हैं जॉब के साथ, आपको प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिया जाता है, बट स्टिल आपके पास फिर भी काफ़ी सारी सेंसेस होती हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, इसके बाद आता है एग्जिबिट, मतलब किसी चीज़ की प्रदर्शनी लगी होना। मान लीजिए एक ऑटो एग्जीबिशन में आप गए हैं, प्रदर्शनी लगी हुई है, आप जा रहे हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ हैं, टूल्स हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, नए नए आप सबको देख रहे हैं, आप छू के देख सकते हैं, कैटलॉग्स रखे हुए हैं आप देख सकते हैं, लेकिन आपको कोई समझाने बताने वाला उसके रिलेटेड कोई नहीं है। तो ये थोड़ा सा फील्ड ट्रिप से अलग हो जाता है, आप खुद जाकर वहाँ पर देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा उस लेवल से ऊपर रखा गया है, इसकी इफेक्टिवनेस को थोड़ा कम माना गया है। इसके बाद एग्जीबिशन के बाद बात करते हैं मोशन पिक्चर्स। मोशन पिक्चर्स मतलब कोई आपको स्लाइड, कोई वीडियो दिखाया जा रहा है, दैट इज मोशन पिक्चर। जैसे कि मान लीजिए इस वीडियो को देख रहे हैं, एक मोशन पिक्चर का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर मोशन पिक्चर को और हमने एडवांस करा है, यहाँ पर आपकी सेंसेस इन्वॉल्व करने की कोशिश करी गई है
अदरवाइज इस वीडियो को बिना किसी साउंड के चला दिया जाता तो थोड़ा कम इफेक्टिव होता, बट इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए हमने इसमें ऑडियो भी डाला है। जैसे तो मोशन पिक्चर वो हुआ कि मान लीजिए कोई वीडियो चल रहा है, कोई सीधी सी बात, आप मूवी देख रहे हैं जिससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या इसी वीडियो की बात करें कि आप इस वीडियो को देखते हैं, आपको लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी है, कुछ जानकारी अच्छी है जो हम लोग शेयरिंग कर रहे हैं, आपको उसमें मजा आ रहा है, तो आपका डेफिनेटली इसमें इंटरेस्ट आएगा और आपकी लर्निंग इफेक्टिवनेस होगी। मतलब ये एक इफेक्टिव मीडिया है। इसके बाद है ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और फोटोज। अब हम बात कर रहे हैं एक लेवल और उससे ऊपर चले गए हैं। यहाँ पर केवल रिकॉर्डिंग्स या फोटोज जो होती हैं उनको देख सकते हैं, या रिकॉर्डिंग्स को सुन सकते हैं। मतलब केवल आपकी एक ही सेंस इन्वॉल्व हो रही है उसमें, है ना। पिक्चर चल रही है मान लीजिए और आप देख रहे हैं, कोई वीडियो के फॉर्म में वो नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और उससे कम इफेक्टिव होता है। इसके बाद आता है विजुअल सिंबल, सेकंड लास्ट लेवल पर। विजुअल सिंबल क्या होते हैं? जो सिंबल्स, जो चिन्ह होते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इनका इफेक्टिवनेस और कम हो जाता है क्योंकि इसमें केवल आपकी एक ही सेंस इन्वॉल्व है, और वो कौन सी है? आइज। केवल आपकी आइज इन्वॉल्व होती हैं। और सबसे लास्ट में या शंकु के टॉप पर जो मैं बात करूंगा वो आता है वर्बल सिंबल्स, मतलब सुनना। माने आपकी केवल एक ही सेंस इन्वॉल्व हो रही है, वो है ईयर। तो ये याद रखिएगा कि जो भी कुछ हम सुनते हैं केवल उसका 10% हमें याद रह पाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें हमारी एक ही सेंस इन्वॉल्व हो रही है, दैट इज ईयर। तो ये विजुअल सिंबल्स हैं, ये इस शंकु के टॉप पर हैं। तो आई होप कि ये जो मैंने आपको बॉटम से टॉप तक का ये पूरा हम लोगों ने जर्नी करा, ये आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं, आपको शंकु के हर लेवल पे क्या है ये नहीं पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए आपको कि डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस बॉटम पर है, और जो बॉटम है वो सबसे ज़्यादा कॉन्क्रीट है, सबसे ज़्यादा ठोस है, सबसे ज़्यादा निश्चित है, ठीक है ना। और जो टॉप पर है वर्बल सिंबल, वो बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस में बॉटम से लेकर टॉप तक जाने पर क्या होता है? तो एब्स्ट्रैक्टनेस बढ़ती है, अमूर्तता बढ़ती है, इफेक्टिवनेस कम होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस में हमने टॉप पर किन एक्सपीरियंस को रखा है, तो वहां पर आ जाएंगे वर्बल सिंबल्स, मतलब बोलना, जो भी हमारी बोलचाल की भाषा होती है उसको, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस में जो इनका इफेक्टिवनेस है वो किस बेसिस पर मेजर किया गया है। तो ये किस बेसिस पर मेजर करा है कि आपकी कितनी सेंसेस इन्वॉल्व हो रही हैं और क्या क्या रुकावटें हैं, इस बेसिस पर इसको इनको डिस्टिंग्विश किया गया है। तो ये कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। बाकी पर्टिकुलरली आपको एक एक पॉइंट को मैंने आपको कोशिश करा है कि क्लियर हो जाए। तो आई होप कि आपको डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं अब क्या है। इसके बाद बात करते हैं माइक्रो टीचिंग की। माइक्रो टीचिंग क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण हिंदी में बोला जाता है। माइक्रो टीचिंग को इन्वेंट करा गया था मिड 1960s में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मिस्टर ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा, ठीक है, और उनके स्टूडेंट्स भी थे। उन्होंने मिलकर इस टीचिंग टेक्नोलॉजी को, माफ कीजिएगा, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करा था। अब ये होता क्या है? माइक्रो टीचिंग इज ए टीचर ट्रेनिंग एंड faculty development technique whereby the teacher reviews a recording of a teaching session in order to get constructive feedback from pupils and students about what he has worked and what improvements can be made to their teaching technique। तो पहली चीज तो हमको क्लियर करना है कि माइक्रो टीचिंग है क्या। तो माइक्रो टीचिंग एक है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम या टीचर ट्रेनिंग टूल, है ना, फैकल्टी डेवलपमेंट टेक्निक है, जहां पर एक टीचर क्या करता है, अपने एक टीचिंग सेशन को रिकॉर्ड करता है, उसको रिव्यू करता है, और उसमें से जो फीडबैक होते हैं, जो भी मान लीजिए और किसी दूसरे टीचर को या स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। शॉर्ट ड्यूरेशन में एक वीडियो बनाया जाता है एक छोटे से टॉपिक के ऊपर, ठीक है, करीब 20 मिनट का। शुरू में जब किया गया था तो 20 मिनट का ही था, और उस पर स्टूडेंट्स को दिखाकर या लाइव दिखाकर उस पर क्या करा जाता है, फीडबैक लिया जाता है, जिससे वो अपनी जो टीचिंग टेक्निक होता है उसको इम्प्रूव कर सके। तो ये होता है माइक्रो टीचिंग। अब इसको माइक्रो क्यों बोला गया है? क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए होता है और बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स के बीच में इसको परफॉर्म किया जाता है। 7 या 8 लोगों का ग्रुप बहुत हो जाता है माइक्रो टीचिंग के लिए, ठीक है। और तकरीबन अगर हम आइडियली बात करेंगे तो एक माइक्रो टीचिंग का सेशन चला जाता है करीब 35 मिनट का,
ठीक है, करीब 35 मिनट का एक सेशन 30 से 35 मिनट का हो जाता है। अगर हम पूरे सेशन की बात करेंगे जिसमें रीडूइंग, री रिकॉर्डिंग सारा कुछ होता है, आगे आएगा। बाकी अदरवाइज एक्चुअल टीचिंग की मैं बात करूंगा तो वो मुश्किल से 20 मिनट की ही हो पाती है। आगे देखेंगे किस तरीके से, जो मैं बोल रहा हूँ कभी 35 कभी 20, ये किस तरीके से होगा ये मैं आपको अभी बताऊंगा आगे। आगे देखते हैं कि माइक्रो टीचिंग में कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं। तो सबसे पहला होता है जो इसमें स्टेप, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइकिल बना हुआ है माइक्रो टीचिंग का। इसमें सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है प्लान। प्लान का मतलब क्या होता है कि आपको एक प्लानिंग करना पड़ेगा कि आप क्या पढ़ाने वाले हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, ये इस स्टेप में यहाँ पर अभी कुछ टाइम का ड्यूरेशन नहीं लिया गया है। जब टीच करते हैं तो यहाँ पर 6 मिनट का टाइम दिया जाता है टीचिंग के लिए और 6 मिनट का टाइम दिया जाता है फीडबैक के लिए। ठीक है, अब प्लान के अंदर क्या होता है पहले वो देखते हैं। तो प्लानिंग के अंदर क्या होता है, सबसे पहले कोई एक स्किल है, कोई भी टीचिंग की एक स्किल ले लिया, कोई एक टॉपिक ले लिया, उसके ऊपर टीचर को पहले ट्रेन किया जाता है, उससे सिखाया जाता है कि उसे करना क्या है। उसके बाद वो अपना लेसन प्लान प्रिपेयर करता है, तो वो खुद अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाता है कि उसको क्या पढ़ाना है, और वो एक सेशन को रिकॉर्ड करता है या कुछ उसके लिए रिलेटेड, उससे जो भी उसका लेसन प्लान है उससे रिलेटेड, अगर उसको कुछ चार्ट्स है, पोस्टर है, कुछ मॉडल है, कुछ वीडियो है, कुछ भी मान लीजिए अगर टीचिंग एड की नीड है तो वो प्रिपेयर करता है। तो ये सारा कुछ किसके अंदर आता है, प्लानिंग के अंदर। अब जब दूसरा स्टेप होता है टीचिंग। टीचिंग में क्या होता है, उसको 6 मिनट का एक सेशन दिया गया जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया। ठीक है, स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाया, उन्होंने उस टॉपिक के बारे में बताया। इसके बाद अगला 6 मिनट का समय दिया जाता है फीडबैक लेने के लिए। इसमें क्या करा जाता है कि स्टूडेंट्स से फीडबैक लिया जाता है कि क्या पढ़ाया गया, क्या टेक्निक है। अच्छा, यहाँ पर मैं जो बार बार बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स दैट कैन बी टीचर ऑल्सो। भाई अगर वो नीचे बैठे हैं, मान लीजिए स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं और वो नीचे बैठे हैं, तो उन्हें स्टूडेंट्स की तरह ही ट्रीट किया जाता है, बट दे कैन बी टीचर्स ऑल्सो, जो कि इस प्रोग्राम में, इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर इसको और इफेक्टिव बनाते हैं। तो टीचिंग के बाद तीसरा हो गया फीडबैक, वहाँ पर फीडबैक लिया जाता है। ठीक है, फीडबैक के बाद एक रीप्लानिंग का सेशन दिया जाता है अगेन। ठीक है, एक और सेशन दिया जाता है करीब 12 मिनट का, 10 से 12 मिनट का एक सेशन होता है जिसमें वो टॉपिक को दोबारा तैयार करते हैं। ठीक है, उस टॉपिक में जो कमियां हैं उसके ऊपर फिर से काम किया जाता है, और फिर से काम करने के बाद एक बार रीटीचिंग करा जाता है अगेन 6 मिनट। फिर से एक बार 6 मिनट के लिए उस टॉपिक को टीच किया जाता है और उस पर एक बार फिर से 6 मिनट तक फीडबैक की प्रोसेस चलती है। तो ये 6 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं माइक्रो टीचिंग में। एक बार क्वेश्चन आया भी है और आई डोंट नो कि क्या उसमें ऑप्शंस थे, बट करेक्ट आंसर विल बी 6 स्टेप्स होंगी आपकी माइक्रो टीचिंग में: प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, रीप्लानिंग, रीटीचिंग और रीफीडबैक। ठीक है, तो ये आइडियल इसका साइकिल बनाया गया था। और अगर आप देख रहे हैं तो ये करीब 35 से 36 मिनट का एक सेशन हो गया। तो तकरीबन इतना लंबा एक सेशन इसका हो जाता है। एक्चुअल टीचिंग कितना हो रहा है, एक्चुअल टीचिंग हो रहा है ये करीब 12 मिनट, जहां पर बात हो रहा है और फीडबैक लिया जा रहा है। ठीक है, दोबारा मौका दिया गया है, यहाँ पर आप कमियों को पूरा करके अगेन 12 मिनट का एक सेशन लेते हैं। ठीक है, तो चूंकि बहुत छोटे से ग्रुप के लिए बहुत छोटे से कंटेंट के ऊपर काम किया जाता है, इसीलिए इसको माइक्रो टीचिंग बोला है, इसीलिए इसे माइक्रो टीचिंग का नाम दिया गया है। तो आई होप कि ये माइक्रो टीचिंग के स्टेप्स आपको समझ में आए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो टीचिंग की बात करेंगे कि किन सिद्धांतों के ऊपर माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण बना हुआ होता है। तो सबसे पहला होता है जो इसका सिद्धांत है वो है वन स्किल एट वन टाइम। मतलब एक कौशल, अब टीचिंग के किसी एक कौशल की बात करूं कि मान लीजिए आप अनुप्रयोग पे बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन पे, या प्रेजेंटेशन पे बात कर रहे हैं, या इंट्रोडक्शन पे बात कर रहे हैं, जो हम लोगों ने 4 स्टेप टीचिंग में आपका जो लेसन प्लान था वहां पर इन टर्म्स के बारे में देखा था। तो किसी एक स्किल को एक ही टाइम पर काम किया जाएगा, ये पहला प्रिंसिपल है, ताकि कंटेंट हमारा शॉर्ट भी रहे और उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से उस स्किल को सुधारने पे काम किया जा सके। दूसरा होता है स्मॉल स्केल कंटेंट, जिसकी मैं बात कर रहा था। जब ऑब्वियस सी बात है स्किल एक है, उसके लिए जो कंटेंट भी लिया जा रहा है वो भी बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होगा, डिफाइंड होगा, इसलिए कंटेंट काफ़ी कम होता है इसमें। तीसरा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये साइकिल चलता है और एक साइकिल में करीब 2 बार प्रैक्टिस हो जाती है, 2 बार मौका मिलता है कि आप अपनी जो स्किल्स हैं उसको एनहांस कर सकते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा,
आपकी जो स्किल्स हैं वो एनहांस होंगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। आगे एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्वियस सी बात है एक्सपेरिमेंट्स करने का मौका मिलता है क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड कंटेंट है और एक ही स्किल को एक टाइम पर ले रहे हैं, तो हो सकता है मैं कंटेंट को चेंज कर दूं अगली बार, हो सकता है मैं आपको किसी और तरीके से पढ़ाने के लिए कहूं, हो सकता है फीडबैक जो मैं दे रहा हूं उसको मैं जब रीडूइंग कर रहा हूं या रीटीचिंग करता हूं तो उस समय मैं कुछ चेंजेस करवा दूं आपसे। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल फेस होता है जहां पर आप किस स्किल में और अच्छे हो सकते हैं, किसको और सुधार सकते हैं, कहां पर क्या कमी थी, क्या हो सकता है मैं कुछ और बता सकता हूं, मैं किसी और तरीके से कर सकता हूं। तो एक एक्सपेरिमेंटल फेस की तरह भी काम करता है, एक्सपेरिमेंट्स यहां पर होते हैं। अगला होता है इंस्टेंटेनियस फीडबैक, मतलब तात्कालिक प्रतिक्रिया। ये बहुत अच्छी बात होती है माइक्रो टीचिंग की कि जहाँ पर आप टीचिंग करते हैं और आपको तुरंत ही उसका फीडबैक मिल जाता है कि यहाँ पर ये कमी थी, यहाँ पर इस चीज़ को सुधारिए, इसको इस तरीके से करना है। तो इंस्टेंटेनियस फीडबैक एक माइक्रो टीचिंग का प्रिंसिपल है। अगला होता है सेल्फ इवेल्युएशन अपॉर्चुनिटीज़। इट्स ऑब्वियस, जब आप परफॉर्म करते हैं, जब आप किसी चीज़ को करते हैं तो करने के बाद ये आपको पता होता है कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो गई। जिस तरीके से कोई खाना बनाता है, ही और शी नोज कि क्या गड़बड़ हो गया है, वो अपने एक उसके पास सेल्फ इवेल्युएशन अपॉर्चुनिटी होती है जहां पर वो अपने आप को खुद जज कर पाता है। तो माइक्रो टीचिंग एक टीचर को ये अनुभव देता है कि आप अपने आप को जज कर सकते हैं। और अगला होता है कंटिन्यूस एफर्ट, लगातार इस प्रोसेस को हम पूरा दोहरा रहे हैं तो ये कंटिन्यूस एफर्ट के रूप में सामने आता है। तो कंटिन्यूस एफर्ट मतलब लगातार एफर्ट्स लगाना माइक्रो टीचिंग का एक प्रिंसिपल होता है। तो इन 7 या 8 पॉइंट्स के ऊपर माइक्रो टीचिंग के सिद्धांत या माइक्रो टीचिंग का सिद्धांत बना हुआ होता है। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। आगे देखते हैं फेसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग के। माइक्रो टीचिंग के मेनली 3 फेसेस बताए गए हैं, याद रखिएगा। पीछे हम लोगों ने स्टेप्स की बात करी थी और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फेसेस, ठीक है। तो 3 फेसेस बताए गए हैं माइक्रो टीचिंग के। सबसे पहला होता है नॉलेज का एक्विजिशन। तो जैसा कि हम लोग प्लानिंग फेस में बात कर रहे थे, जब जो स्टेप था जहाँ पर हम लोगों ने प्लानिंग फेस लिया था, तो उसमें एक नॉलेज है, उस नॉलेज को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस नॉलेज को एक्विजिशन करना पड़ेगा, है ना। उस नॉलेज का एक्विजिशन होता है पहले फेज में कि भाई वो खुद कहीं से सीख रहा है, वो टीचर खुद कहीं से सीखता है, वो खुद कहीं से उसको देखता है, ठीक है ना। उसको कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है, नेट से, कहीं वीडियो से, किसी से पर्सनल लेकर, लेकिन वो जो भी जानकारी होता है उसको एक्वायर करता है, उसको सीखता है, उसको प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये पहला फेज होता है जहाँ पर वो खुद नॉलेज को गैदर करता है। दूसरा होता है स्किल एक्विजिशन का। अब क्या होता है, नॉलेज के साथ साथ स्किल एक्विजिशन की जब ये प्रोसेस की जा रही है, जब आप किसी माइक्रो टीचिंग सेशन को कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आपके पास कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं जिन पे आपको पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पे काम करना होता है कि यहाँ पर मैं किस स्किल को सुधारना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं अपनी इंट्रोडक्शन स्किल, यहाँ पर मैं अपना प्रोनाउंसिएशन, यहाँ पर मुझे कंटेंट पर ध्यान देना है। तो इन सारी चीज़ों के कुछ टारगेट्स होते हैं और भी कई तरह के इनके पॉइंट्स होते हैं जिसको लेकर, जिनको फिक्स करके ये काम किया जाता है। तो वहाँ पर होता है दूसरा फेज स्किल का एक्विजिशन, मतलब, और स्किल का अधिग्रहण, माफ कीजिएगा वहाँ पर मैंने एक्विजिशन को गलत बोला था, अधिग्रहण स्किल का होता है। और तीसरा है ट्रांसफरिंग फेज। अब क्या हो रहा है, जब आप ये सेशन कर रहे हैं, ठीक है, माइक्रो सेशन में ये सेशन लाइव भी हो सकता है और उस सेशन को रिकॉर्ड भी किया जाता है ना। उसको बार बार देखने के लिए उस सेशन को रिकॉर्ड किया जाता है, उस पर प्रतिक्रिया लेने के लिए, बट अल्टीमेटली उसको परफॉर्म करते हैं। हो सकता है रिकॉर्डिंग को बार बार भी देख रहे हैं, बट हर केस में क्या होगा, ट्रांसफरिंग ऑफ स्किल होगा, क्योंकि जब आप इसको लाइव करेंगे तो आप जो कुछ बताते हैं, जो कुछ सिखाते हैं, वो आपके स्टूडेंट्स तक पहुंचता है। तो यहाँ पर ट्रांसफरिंग ऑफ स्किल भी होती है। तो ये 3 फेज है माइक्रो टीचिंग के, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, पहला नॉलेज एक्विजिशन, दूसरा स्किल एक्विजिशन और तीसरा ट्रांसफरिंग फेज, ठीक है। तो ये 3 फेज माइक्रो टीचिंग के होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। आगे बात करते हैं माइक्रो टीचिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है इलास्टिसिटी ऑफ प्रैक्टिस, माफ कीजिएगा, इलास्टिसिटी ऑफ प्रैक्टिस, कि भाई जो प्रैक्टिस आप की जा रही है वो काफ़ी इलास्टिक है, उसमें कोई रिजिडनेस नहीं है, ठीक है। आपके पास एक फिक्स आपको सिलेबस दे दिया गया है, टाइम दे दिया गया है, आप प्रैक्टिस कितनी बार भी करिए, ठीक है ना। बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे और आपकी जो हम लोगों ने बोला था कि कंटिन्यूअस एफर्ट और सेल्फ इवेल्युएशन, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती हैं आपकी, ठीक। तो ये पहला एडवांटेज होता है माइक्रो टीचिंग का। दूसरा कॉन्फिडेंस बूस्टर। इट्स ऑब्वियस, जब आप फर्स्ट टाइम किसी स्टेज पर जाते हैं, कहीं पर परफॉर्म करते हैं, आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता है,
लेकिन जैसे 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 आप इस प्रैक्टिस को करते हैं आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। जैसे कि जब आप लोगों को क्लास सेशन हम लोग करा रहे थे अपने इंस्टीट्यूट में, तो कुछ लोगों के साथ ही प्रॉब्लम था कि शुरू में आ रहे थे, फर्स्ट टाइम वो जब आकर क्लास ले रहे थे तो उस लेवल पे उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी जो आज के टाइम पर है। ठीक है, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। थर्ड एडवांटेज है कि ये बजट ओरिएंटेड है। भाई एक टीचिंग प्रोग्राम को कराना है या एक ट्रेनिंग सेशन कराना है, इट विल टेक ए लॉट ऑफ मनी, बट माइक्रो टीचिंग सेशन ऐसा है कि काफ़ी कम बजट में इसको अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, अगला है मोर लर्निंग एंड लेस डैमेज। ऑब्वियस सी बात है, आई हैव डिसाइडेड ए कंटेंट, मेरा कंटेंट मेरे पास है, मुझे क्या पढ़ाना है उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मैंने सोच लिया है, मुझे कितना बताना है मैंने वो सोच लिया है, मैं दूसरी बार कितना बताऊंगा मैंने वो भी सोच लिया है। तो मैं एक टाइम में लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए भी एज वेल एज अपने खुद के लिए जिस स्किल पे मैं काम कर रहा हूँ, और बार बार जितना ही प्रिपरेशन करूँगा लर्निंग होगी। लेस डैमेज इसलिए है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत लिमिटेड है। लेस डैमेज का मतलब कि हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन सबको समझ में नहीं आए या इसके चांसेस हो सकते हैं, जो कि बहुत कम है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5, 6, 7 इतने ही तकरीबन रखे जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का ग्रुप को नहीं रखा जाता है इसमें। अगला होता है इम्प्रूव्स एटीट्यूड। डेफिनेटली आपके एटीट्यूड को ये पॉजिटिव की तरह ले जाता है, क्योंकि अगर आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं इट मीन्स आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। अब ये कैसे, ये बताता हूँ मैं आपको कि भाई जब आप किसी काम को करते हैं, आपने मान लीजिए टीचिंग प्रैक्टिस किया, ठीक है, उसका रिकॉर्ड किया आपने अपने सेशन को, अब उस पर फीडबैक आपको मिलना चालू हुआ, लोगों ने आपकी वीडियो को कई बार हो सकता है आगे पीछे कराया, आपसे बोला आपने इधर गलती करी और आप उसे पॉजिटिव ले रहे हैं, आपने उन चीज़ों को सुधार लिया, आपने उन चीज़ों को अगली बार सुधारा, उन गलतियों को नहीं करा, तो क्या हो रहा है यहाँ पर आप उन चीज़ों को पॉजिटिव ले रहे हैं जबकि आपके लिए नेगेटिव बोला जा रहा था। तो यहाँ पर एक आपका क्या होता है, एक एटीट्यूड जो मनोवृत्ति होती है वो सकारात्मक हो जाती है आपकी। आगे है प्रमोट सिस्टमेटिक लेसन प्लानिंग। अगर आपको एक सेशन को 6 मिनट 8 मिनट में ख़त्म करना है प्रॉपरली, तो आपके पास एक प्लानिंग प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज आप एक प्री डिफाइंड टाइम में उसको फिनिश नहीं कर पाएंगे। सो ये आपकी एक जो सिस्टमेटिक लेसन प्लानिंग होती है उसको प्रमोट करती है माइक्रो टीचिंग। आगे इंस्टेंट फीडबैक, बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इसका कि भाई आपको कोई भी चीज़ आपने टेस्ट दिया, जैसे आपके साथ टेस्ट होते हैं और आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाता है ना, या टेस्ट के बाद मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर हम उसका वेट करते रहते हैं, हो सकता है वेट करते रहते हैं और कुछ टाइम बाद मिलता है, तो हो सकता है उसका जो हमको इफेक्ट है वो थोड़ा सा वीक हो जाए, हम शायद उस पर उतना ध्यान नहीं दें। तो इंस्टेंट फीडबैक एक एडवांटेज होता है माइक्रो टीचिंग का। और लास्ट होता है मास्टरिंग स्किल। इतना सब करेंगे, इतना सब फायदे हो रहे हैं, हम लोगों ने पीछे प्रिंसिपल देखे थे कि एक टाइम पर एक स्किल और बार बार उसकी प्रैक्टिस, सेल्फ इवेल्युएशन, तो क्या होगा, हम किसी स्किल पे मास्टरिंग, किसी स्किल पे कमांड हमारी आ जाएगी। तो आई होप कि ये माइक्रो टीचिंग के एडवांटेजेस आपको समझ में आए होंगे। आगे देखते हैं माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण की क्या सीमाएं होती हैं। सबसे पहला होता है हैम्पर्स द क्रिएटिविटी। अब हैम्पर्स द क्रिएटिविटी मतलब आपकी क्रिएटिविटी को रोक रहा है, आपको जो बताया जा रहा है प्रिपरेशन फेज में, जो मटेरियल मिला, जो कंटेंट मिला, आप उसमें बहुत ज़्यादा हेर फेर नहीं कर सकते, अदरवाइज आप लिमिटेड टाइम में वो काम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपको जिस स्किल पे काम करना है उसको सिखाने के लिए आप बहुत ज़्यादा, उसमें एक पॉइंट था कि एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, बट आपकी क्रिएटिविटी उस टाइम पर नहीं हो सकती जब आप परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने कुछ प्लानिंग से हटकर करा तो वहीं पर आपकी टीचिंग फेल हो गई या माइक्रो टीचिंग का सेशन फेल हो गया, तो कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी को रोक देता है। दूसरा ट्रेनिंग स्टाफ। यहाँ पर आपको क्या होता है, माइक्रो टीचिंग कराने के लिए भी सेशन को आपके पास ट्रेंड पीपल होना चाहिए हु हैव ऑलरेडी डन सच टाइप ऑफ सेशंस और दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ सच टाइप ऑफ सेमिनार्स और प्रैक्टिसेस। तो जब इस टाइप के लोग मिलेंगे तभी आप एक पावरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करा सकते हैं। तीसरा होता है लेसर स्टूडेंट लेसर इंटरेस्ट। कई बार ये हो सकता है कि आपके सामने स्टूडेंट्स हैं ही नहीं ज़्यादा, तो आपका इंटरेस्ट इसमें लूज़ होने लगता है। कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स या बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं तो उनके सामने परफॉर्म करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये एक क्या बोलना चाहिए, एक आपके जो इफेक्ट होता है, इफेक्टिवनेस होता है, उसको मिटिगेट कर देता है। अगला होता है वेस्टेज ए लॉट ऑफ टाइम। जैसे कि आपने पूरे सेशन को देखा, मैंने अभी आपको बताया तकरीबन 30 से 35 मिनट का सेशन हो रहा था जो हम लोगों ने
पूरा देखा था, है ना। हम लोगों ने देखा था प्लानिंग से लेकर उसको वापस से रीफीडबैक तक, तकरीबन 35 मिनट प्लस प्लानिंग में जितना समय लग रहा है वो तो है ही। तो ये कई बार टाइम खराब कर देता है आपका बहुत ज़्यादा, कि एक सेशन को हम 2 3 4 बार परफॉर्म कर रहे हैं और एक ही स्किल पर काम कर रहे हैं। और कई बार अगर ये ज़्यादा लंबा हो जाता है तो ये टाइम को बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देता है। तो आई होप कि ये माइक्रो टीचिंग के लिमिटेशंस आपको समझ में आए होंगे। आगे देखते हैं। अब जो आपके इस यूनिट में बचे हुए हैं वो ऑडियो विजुअल एड्स, माने आपके जो टीचिंग के जो एड्स होते हैं, जो सहायक होती है शिक्षण सामग्री, उसका क्लासिफिकेशन है। और इसके बारे में कुछ पर्टिकुलर आपके जो सहायक हैं, जैसे कि प्रोजेक्टर हो गया और आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, इसके बारे में कुछ डिटेलिंग है। तो उन डिटेलिंग पे हम नहीं जाएंगे। आपके ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं, इस पे से बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए। किस तरीके का ऑडियो, कौन सा ऑडियो एड है, कौन सा विजुअल एड है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो आपके बारे में इनकी जो बनावट और इनका कंस्ट्रक्शन है, दैट इज़ वेरी बेसिक, उसको आप बुक से कवर कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो बहुत ही कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस आखिरी स्लाइड के साथ इस टॉपिक को और इस यूनिट को फिनिश करेंगे। तो ऑडियो विजुअल एड 3 प्रकार के बताए हैं, ठीक है। सबसे पहला है विजुअल एड। विजुअल एड मतलब दृश्य सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री जो शिक्षण में यूज होती है। 2 प्रकार की है, प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड का मतलब यह है कि एक स्क्रीन होगी और स्क्रीन के ऊपर जो भी कंटेंट है उसको डाला गया है विद द हेल्प ऑफ रेज, लाइट और जो भी टेक्नोलॉजी आज के टाइम पर है, तो उसे बोला जाता है प्रोजेक्टेड या परियोजित। और नॉन प्रोजेक्टेड मतलब अपरियोजित, ठीक है। तो ये जो आपका प्रोजेक्टेड एड होते हैं, इसमें आपका होता है स्लाइड प्रोजेक्टर, ठीक है, आपका फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, कैमरा। ध्यान रखिएगा, ये प्रोजेक्टर नाम से जब भी आएगा आप डेफिनेटली बता देंगे कि ये एक प्रोजेक्टेड विजुअल एड है, बट कैमरे के साथ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो कैमरा, इसके बाद फिल्म प्रोजेक्टर, ये सारे प्रोजेक्टेड टाइप के विजुअल एड हैं। अब इनसे जितनी भी रिलेटेड सामग्री है, जैसे मान लीजिए कैमरे की फिल्म, ठीक है, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर की फिल्म, स्लाइड प्रोजेक्टर की स्लाइड, ये सारे कुछ विजुअल एड के अंदर आएंगे प्रोजेक्टेड वाले। आगे बात करते हैं नॉन प्रोजेक्टेड मतलब अपरियोजित, जिसके ऊपर ये डायरेक्टली आपने कोई डायग्राम बनाया है, कोई पोस्टर बनाया है, ये सारा कुछ है। इसके ऊपर कहीं से कोई अलग से लाइट रेज मारकर इमेज को इसके ऊपर डाला नहीं जा रहा है, प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है। तो इसमें आपका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है आपका चॉक बोर्ड, ठीक है, आपका मैग्नेटिक बोर्ड, आपका फेल्ट बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड, चार्ट्स, मॉडल्स, फोटोग्राफ्स आएंगे इसमें। जो कैमरे का रील होगा वो तो चला जाएगा आपका प्रोजेक्टेड में, लेकिन जो आपकी फोटोग्राफ है जो निकल कर आती है, जो धुल कर आ रही है आपकी, वो आपकी नॉन प्रोजेक्टेड होती है, ठीक है। ग्राफिक एड्स हैं आपके, ठीक है, आपके मान लीजिए कोई चार्ट्स हैं जिसपे किसी पे ग्राफ बना हुआ है, इस टाइप का है कुछ, तो वो भी इसी में आएगा। और फ्लैनल मटेरियल होता है कि एक कपड़ा होता है, उसको एक लकड़ी के तख्ते या बोर्ड के ऊपर लगा दिया जाता है और उसके ऊपर जो भी आपको चीज़ें शो करना है आप कर सकते हैं। ये मेनली जहाँ पर किसी चीज़ की प्रदर्शनी वगैरह लगती है वहाँ पर इसको लगाया जाता है, काफ़ी अच्छा लुक देता है ये। तो ये सारे नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड होते हैं जो टीचिंग में यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं ऑडियो एड। ऑडियो एड वो होता है जिसे सिर्फ सुना जा सकता है, ठीक है, जैसे कि टेप रिकॉर्डर, रेडियो, रिकॉर्ड प्लेयर, है ना। पुराने टाइम का जो आपका टेप रिकॉर्डर था वो सारा है। मान लीजिए कोई आपको केवल साउंड की क्लिपिंग भेज दिया है व्हाट्सएप पर, मान लीजिए कोई, तो वो भी आपका एक ऑडियो एड ही होगा। या आप कहीं क्लासरूम के बाहर हैं, केवल सुन पा रहे हैं, मतलब केवल आपका ऑडियो ही काम कर रहा है, तो ये कुछ ऑडियो एड हैं इसके। आगे है ऑडियो विजुअल एड, मतलब दृश्य और श्रव्य, ये दोनों काम करेगा, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें साउंड, फिल्म प्रोजेक्टर, है ना, फिल्म चल रही है, साउंड भी आ रहा है, दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं। टेलीविज़न भी है। सीसीटीवी में बहुत लोगों को कंफ्यूजन था, बट सीसीटीवी कैन बी, हम यहाँ पर बात करेंगे किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी की बात कर सकते हैं। तो सीसीटीवी क्या है भाई, सीसीटीवी के साथ बोला जा रहा है कि रिकॉर्डर भी लगाया जाना चाहिए, तभी उसमें आप ऑडियो सुन सकते हैं। बट एक्चुअल में जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो जनरली जो सीसीटीवी बनाए गए थे शुरू में, वो इसी तरीके के बनाए गए थे कि भाई उनमें ऑडियो भी रहेगा, और वो आज भी अवेलेबल हैं, आज भी उनकी काफ़ी ब्रॉड लेवल पे है, मार्केट में वो अवेलेबल है कि आपको उसके साथ साउंड भी मिलता है।
तो ये ध्यान रखिएगा, सीसीटीवी के बारे में जब भी पूछा जाए वो ऑडियो विजुअल ऐड है, ये नहीं करना है, ठीक है। हमने उसके साथ अपना एक अटैचमेंट हमने अपने इंस्टीट्यूट में मान लीजिए लगाया, हमको वहाँ ऑडियो की नीड नहीं थी, हमने नहीं लगाया, बट आप उसकी एक क्वालिटी को कम नहीं कर सकते कि वो एक ऑडियो विजुअल ऐड की जगह आपने उसको केवल विजुअल ऐड में डाल दिया। नो, ऐसा नहीं होगा। तो सीसीटीवी को हम रखेंगे ऑडियो विजुअल ऐड में, ठीक है। तो ये जो ऑडियो विजुअल ऐड है, अगर विजुअल ऐड था या ऑडियो ऐड था तो इसकी जरूरत ही क्यों पड़ गई साउंड फिल्म प्रोजेक्टर, सीसीटीवी और टेलीविजन की? तो वो इसीलिए पड़ी। मैं वापस आपको ले जाता हूँ वहीं पर जहाँ से हम लोगों ने शुरू करा था, डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस। हम जितना सुनते हैं उसका बहुत कम 10% ही याद रख पाते हैं। जितना हम देखते हैं, ठीक है, जितना हम देखते हैं उसका हम और भी कम याद रख पाते हैं। और अगर हम ऑडियो विजुअल मतलब अगर हमारा देखना और सुनना दोनों ही चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्बल सिंबल जितना हम सुन रहे हैं, है ना, वर्बल जो हम सुनते हैं उसका केवल 10%, जो देख सकते हैं विजुअल सिंबल उसका 20%, ठीक है। और जैसे जैसे हमारी इंद्रियां ज़्यादा इन्वॉल्व होती जाएंगी, वो जो टीचिंग एड है वो इफेक्टिव होता जाएगा, उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ती जाएगी। इसीलिए ऑडियो विजुअल एड्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है टीचिंग में, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम कोशिश करते हैं कि इसको यूज़ किया जाए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस में आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि इफेक्टिवनेस कहाँ से है, नीचे से ऊपर क्या हो रही है, इफेक्टिवनेस कम हो रही है उसकी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं कोशिश कर रहा था कि बार बार मैं दोहराता रहूं वीडियो में, जिससे ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस। और इसको स्लाइड को इसीलिए लास्ट में रखा था कि हम दोनों का आपस में कनेक्शन बता सकें। तो आई होप ये जितनी चीज़ें थी इस वीडियो में आपको क्लियर हुई होंगी। और अगर कोई डाउट है, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, डाउट है उसको कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो आज नहीं तो कल जब भी मुझे समय मिलेगा मैं उसका रिप्लाई करूँगा। हम लोगों के बीच में ये कम्युनिकेशन भी डेवलप हो जाएगा कि आपके डाउट्स हैं, आप लोग पूछते हैं मुझसे पर्सनली, दैट इज़ वेरी गुड, बट वहाँ भी पूछेंगे तो हो सकता है आपका डाउट और भी लोगों को हो, तो वो भी आपका वहाँ पर क्लियर होगा। तो पढ़ाई करते रहिए और ऑल द वेरी बेस्ट आपको टेस्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।